हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो हम करेंगे आज जो है ये टेस्ट नंबर 6 फॉर एमआईएस का। देखिए, जो टेस्ट हिंदी में है मैं हिंदी में करा दे रही हूँ, जो इंग्लिश में नहीं अवेलेबल है तो उसके लिए मैनेज करिएगा। क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में पूरा समझाने की कोशिश करूँगी, बाकी मैनेज करिएगा। ठीक है, तो ये टेस्ट नंबर 6। तो ये हिंदी में है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। यदि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो निर्णय की तारीख से पहले राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के पालन में उनके द्वारा किए गए सभी कार्य क्या हो जाएंगे, मान्य हो जाते हैं। क्या सही है? भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव इस आधार पर स्थगित किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं भंग हो चुकी हैं और चुनाव होना बाकी है। तीसरा है, जब कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो संविधान उस समय सीमा को निर्धारित करता है जिसे वो अपनी सहमति की घोषणा करनी होती है। कितने कथन सही है? 1, 2, 3 या कोई नहीं? बताइए आंसर। तो 1 से लेके 50 तक आप पहले नंबरिंग कर लीजिए और जो जितने भी क्वेश्चन आपके सही हो आप बताइएगा लास्ट में, कितने गलत हुए कितने सही हुए दोनों बताइएगा। तो देखिए, इसमें सभी के सभी स्टेटमेंट गलत हैं। गलत क्यों है? पहला गलत क्यों है पहले ये देख लेते हैं। क्योंकि देखिए, यदि राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय की किसी घोषणा तारीख से पहले उसके द्वारा किए गए कार्य अमान्य नहीं होते हैं। ठीक है, वो लागू ही रहते हैं। ये गलत है। भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव इस आधार पर स्थगित किया जा सकता है कुछ विधानसभाएं भंग हो चुकी हैं और चुनाव होना बाकी, तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। 1974 के राष्ट्रपति चुनाव बनाम अज्ञात मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य विधानसभा का विघटन राष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति पर चुनाव कराने से रोकने का आधार नहीं होगा। तीसरा, जब कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो संविधान उस समय सीमा को निर्धारित करता है और उसे अपनी सहमति की घोषणा करनी होती है। जी नहीं, करनी नहीं होती है। भारत का संविधान कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता जिसके भीतर राष्ट्रपति अपनी सहमति प्रस्तुत करे ही। तो ये भी गलत हो गया। दूसरा है, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित को विचार करें। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सिविल सेवक और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। उपरोक्त में से कितने को राजनीतिक कार्यपालिका का भाग माना जाता है? केवल 2, केवल 3, केवल 4 या सभी पांचों? तो देखते हैं पहले। तो आपको पता ही होगा, उपरोक्त में से कितने राजनीतिक कार्यपालिका का भाग होते हैं? कार्यपालिका का भाग कौन कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं, न्यायाधीश थोड़ी ना होते हैं। और सिविल सेवक भी नहीं होते हैं और ये भी नहीं आते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, केवल ये दोनों आते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। सरकार की राष्ट्रपति और संसदीय प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार करें। राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है। संसदीय प्रणाली में राज्य का मुखिया हमेशा एक निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। तीसरा है, और कौन सा है? चौथा है, राष्ट्रपति प्रणाली में केवल राष्ट्रपति ही विधानमंडल का कोई विधेयक पेश कर सकता है। कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3 या 4? पहले से देखते हैं कि पहला क्या सही है, चलिए देखते हैं। तो पहला जो है, राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों के प्रमुख रूप में कार्य करता है। जी हाँ। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है, ये भी सही है। संसदीय प्रणाली में राज्य का मुखिया हमेशा एक निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, ये गलत है। क्योंकि संसदीय प्रणाली में तो राज्य का निर्वाचन प्रमुख हो सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि भारत में एक निर्वाचित राज्य प्रमुख होता है जिसे राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर यूनाइटेड किंगडम में कनाडा के में राजा के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा नहीं है। और चौथा चौथा देखते हैं। चौथा भी गलत है। राष्ट्रपति प्रणाली में केवल राष्ट्रपति विधानमंडल का कोई विधेयक प्रस्तुत पेश करता है, तो ये गलत है। तो ये देखिए, ये कहना तो बिल्कुल गलत है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका कांग्रेस में जो है, अमेरिका की संसद को कोई भी सदस्य विधेयक का मसौदा तैयार कर सकता है। विधायक में इसकी औपचारिक परिचय कांग्रेस सदस्यों द्वारा विशेष विशेषाधिकार के साथ होता है। तो ऐसा भी नहीं है, तो ये भी गलत है, केवल 2 ही सही है, बी। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार है? विशेषाधिकार मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है। किसी विधायी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना, विनियोग विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना, लोकसभा का भंग करना और राज्यसभा का आह्वान करना। कौन सा होगा?
तो इसमें होगा विनियोग विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये सही उत्तर है। ठीक है, 111 के तहत। नेक्स्ट है 100 तो अनुच्छेद 111 के तहत धन विधेयक को छोड़कर सारे विधेयक को लौटा सकता है, ये तो बात पता होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथ्य सत्य नहीं है? राष्ट्रपति या राज्यपाल को आधिकारिक कृत्यों के लिए कानूनी कार्रवाई से छूट है। कोई भी न्यायालय राज्यपाल को कोई कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। राज्यपाल की व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में नागरिक कार्यवाही शुरू करने के लिए उन्हें लिखित रूप से 2 महीने का नोटिस दिया जाना चाहिए। न्यायालयों को मंत्री द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच करने का अधिकार। कौन सा सत्य नहीं है? तो देखिए, तभी तीनों तो सही है, लेकिन ये गलत है। न्यायालय को मंत्री द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दी गई सलाह जांच करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको इसका छूट मिलता है ना। अनुच्छेद 74 क्लॉज 2 के तहत मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच करने से रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस आधार का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है? केवल संविधान का उल्लंघन पर, केवल संविधान का उल्लंघन दुर्व्यवहार साबित होने पर, केवल संविधान का उल्लंघन दुर्व्यवहार क्षमता होने पर, केवल दुर्व्यवहार और अक्षमता साबित होने पर। तो पहला सही है, केवल और केवल संविधान के उल्लंघन पर। ये है 7। निम्नलिखित में से कौन सा किचन कैबिनेट शब्द को सही ढंग से परिभाषित करता है? यह एक अनौपचारिक निर्णय लेने वाली संस्था है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इसमें उसके मित्र परिवार और मंत्री इसके सदस्य के रूप में शामिल हो सकते हैं। यह नीतिगत मुद्दों की गहन जांच की सुविधा के लिए एक अतिरिक्त संवैधानिक संसदीय निकाय है। यह विपक्षी दलों के सदस्यों का एक समूह है जो सत्तारूढ़ सरकार की नीतियों और कार्यों की जांच करता है। डी है, यह एक औपचारिक निकाय है जो सरकारी कार्यों के संचालन के लिए संसद के निचले सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। कौन सा इसमें सही है? किचन कैबिनेट आपने कई बार पढ़ा होगा, तो पता होगा ये जो है एक अनौपचारिक निर्णय लेने वाली संस्था है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं और उनके मित्र परिवार मंत्री सदस्य रूप में शामिल हो सकते हैं। छोटा सा एक बनाते हैं जिसमें वो अपना डिस्कशन करते हैं। 8वां है संघ के मामले के प्रशासन संबंधी जानकारी मांगना। दूसरा है जब सरकार सदन में विश्वास खो देती है तो लोकसभा भंग होना। लोकसभा में किसी भी सदस्य के पास स्पष्ट बहुमत न होने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक को मंजूरी न देकर पारित करने में देरी करना। उपरोक्त में से कितनी स्थितियों में राष्ट्रपति विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है? 1, 2, 3, 4। तो सभी में करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 9वां है भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में भी कथन विचार करें। उनके निर्वाचन मंडल में केवल संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और उसे हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में शुरू हो सकता है। और जब भारत का राष्ट्रपति बीमारी के कारण अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है तो उपराष्ट्रपति जो है केवल अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3, 4, मतलब कोई नहीं है। चलिए देखते हैं। तो पहला देखते हैं। पहला तो उसके निर्वाचन मंडल में केवल संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा के भी तो होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ना कि केवल संसद के। तो ये गलत हो गया। उसे हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में शुरू नहीं, किसी में भी। अच्छा, ये उपराष्ट्रपति, हाँ, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल और केवल राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है, सही है। और तीसरा है जब भारत का राष्ट्रपति बीमारी के कारण अपने कार्यों का निर्वहन करने में समर्थ होता है तो उपराष्ट्रपति 6 महीने तक, केवल 6 महीने तक ही उस पद पर रह सकते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के आकस्मिक तिथि के दौरान मृत्यु, त्याग पत्र से हटाए जाने या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब तक एक नया राष्ट्रपति यथाशीघ्र ना आ जाए। ऐसा कंपल्सरी नहीं, 6 महीने ही। तो ये गलत है। तो केवल एक सही है, ऑप्शन दूसरा वाला। मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम क्यों कहा जाता है? क्योंकि राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिसकी अनुशंसा प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। संवैधानिक रूप से मंत्रियों को अपने मंत्रालय संबंधी सभी निर्णयों के बारे में प्रधानमंत्री को सूचित करना आवश्यक है। मौजूदा प्रधानमंत्री के इस्तीफे या मृत्यु से संपूर्ण मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। कौन सा कथन इसमें से सही है?
तो पहला तो सही है। दूसरा देखते हैं, संवैधानिक रूप से मंत्रियों को अपने मंत्रालय संबंधी सभी निर्णयों के बारे में प्रधानमंत्री को सूचित करना आवश्यक है। तो ये ज़रूरी नहीं है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि उस संघ के मामले के प्रशासन, कानूनी प्रस्तावों संबंधी सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करें। तो ये गलत है। और ये मौजूदा प्रधानमंत्री के इस्तीफे या मृत्यु से संपूर्ण मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। तो ये बात सही है। तो 1 and 3 इज राइट। यह रहा है कि केंद्र सरकार के संदर्भ में कथन विचार करें। एन गोपाल स्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया कि एक मंत्री और सचिव को केवल प्रशासनिक सुधार के विषय को आगे बढ़ाने और इसे बढ़ावा देने के लिए नामित किया जाना चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की सिफारिश पर 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया था और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के तहत रखा गया था। कौन सा कथन सही है? एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। पहला जो है ये एन गोपालम वाला गलत है। एन गोपालम स्वामी अयंगर 1950 में अपनी रिपोर्ट दी थी और उन्होंने केंद्र सरकार की मशीनरी का पुनर्गठन, मंत्रालयों के सामूहिकरण, कर्मियों की समझौता और सुधार के डिवीजन को कामकाज में सुधार की सिफारिश की। इसमें कहीं भी ये उल्लेख नहीं कि मंत्री और सचिव को केवल प्रशासनिक सुधार के आगे बढ़ाने और इसे बढ़ावा के लिए नामित किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं था। दूसरा सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा भी। नेक्स्ट है 12वां, भारत के सॉलिसिटर जनरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और ये जो है एक संवैधानिक पद है और इसकी नियुक्ति कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है। कौन सा कोड सही है? तो वोट देख लीजिए। तो ये है, पहला तो सही है सर्वोच्च, दूसरा सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है। पहला कौन है बताइए? कौन है? अटॉर्नी जनरल पहला है, उसके बाद है एसजीआई। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल। एसजीआई का पद एक संवैधानिक पद है, तो ये गलत है, संवैधानिक नहीं है, ये वैधानिक पद है। और एसजीआई की नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति द्वारा की जाती है, तो ये सही है। तो 1 and 3 इज राइट। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बहुमत वाले सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद को विभागों का आवंटन करता है। कौन सा कथन सही है? एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। प्रधानमंत्री के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों के बहुमत वाले सदस्य का समर्थन जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद को विभागों का आवंटन करता है? नहीं। एक मिनट, पहला तो गलत है, पहला गलत है ना। राज्यसभा लोकसभा दोनों बहुमत का समर्थन केवल लोकसभा का चाहिए ना, राज्यसभा का क्या जरूरी है? नहीं जरूरी है, तो गलत हो जाएगा। लोकसभा का ही नेता है तो उसकी जरूरत है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद को विभागों का आवंटन करता है, ये सही है। तो केवल दूसरा सही है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद का आकार संसद सदस्यों कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। ये कौन सा संशोधन था? बताइएगा जरूर। और कथन दूसरा है, 91 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 में मंत्रिपरिषद के आकार पर प्रतिबंध लगाया गया। एक दो दोनों सही, कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। एक दो दोनों सही है, कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता है। कथन एक सही है, कथन दो गलत है। कथन एक गलत है, कथन दो सही है। तो ये जो है मंत्रिपरिषद का आकार संसद सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो, क्या सही है? तो 91 संविधान संशोधन कैसे किया गया था? देखिए, राज्यों के मामले की बात करें तो मंत्रिपरिषद लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% का होता है, ना कि पूरे संसद का। तो ये हो जाएगा गलत और ये दूसरा है सही। 91 संविधान संशोधन में हुआ था ना 2003 में, 15% रखने की बात की गई थी, तो ये दूसरा सही है। और ये है राष्ट्रपति शक्तियां अर्थ है। विराम का मतलब क्या होता है? विराम का मतलब जो है ये है विराम अस्थायी अवधि के लिए सजा के निष्पादन पर रोक। और प्रविलंबन रिप्रियो मतलब मूल रूप से दी गई सजा के स्थान पर कम सजा। और परिहार का मतलब किस सजा का चरित्र बदलने के बिना उनकी अवधि कम करना। देखिए, इसमें केवल तीसरा सुमेलित है ये। और प्रविलंबन क्या होता है? तो ये इसका तात्पर्य अस्थायी अवधि के लिए सजा, विशेष रूप से मौत की सजा के निष्पादन पर रोक है, ये है। और ये क्या है? विराम मतलब क्या है? विराम मतलब एक किसी विशेष तथ्य, जैसे किसी दोषी के शारीरिक विकलांग या किसी महिला अपराधी की गर्भावस्था के कारण मूल रूप से दी गई सजा के स्थान पर कम सजा दर्शाया जाता है, तो ये है। तो केवल तीसरा सही है, ऑप्शन 1
ओनली वन पेयर। 16 है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्न कथन विचार कीजिए। यदि कोई मंत्री कैबिनेट के फैसले से असहमत है और इसका बचाव करने के लिए सक्षम नहीं है तो उसे इस्तीफा देना होगा। भारत का सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन करता है, जहां मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। कथन बाकी वही है, व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो पहला ही सही है, दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहे हैं। 17 है, ऐसी स्थिति में जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई तो लोकसभा का कार्यकाल संसदीय कानून द्वारा 5 साल से अधिक बढ़ाया जा सकता है, एक बार में केवल 6 महीने। केंद्र सरकार को किसी भी मामले पर किसी राज्य कार्यकारी निर्देश जारी करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तीसरा है, संसद को राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसमें से कौन सा कितने पेयर सही, मतलब कितने सही है? तो इसमें जो है पहला तो जो है गलत है। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है ऐसा नहीं होता भाई, 5 साल तक तो थोड़ी ना होता है। तो 5 साल कार्यकाल का देखिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा प्रभावी होती है तो संसदीय कानून को लोकसभा का कार्यकाल समान 5 साल के कार्यकाल से आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक समय में 1 वर्ष के लिए होता है और 6 महीने के लिए नहीं होता है, तो ये गलत है। और दूसरा है सही है ये, बाकी तीसरी संसद को राज्य सूची की सूचीबद्ध किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल। तो ऑप्शन 2 सही है, मतलब 2 पेयर सही है। 18 है, भारतीय संसदीय प्रणाली के संदर्भ में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति चयन करता है किसका? एक राजनीतिक दल का नेता जिसने लोकसभा में सबसे अधिक सीट जीती हो। लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हासिल करने वाली पार्टी में गठबंधन का नेता। उस राजनीतिक दल का नेता जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुमत हासिल करता हो। उस पार्टी का गठबंधन का नेता जिसे लोकसभा में बहुमत समर्थन प्राप्त हो। तो यही डी सही है, उस पार्टी का या गठबंधन का नेता जिसे बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। अर्धराष्ट्रपति मतलब सेमी प्रेसिडेंशियल शासन प्रणाली के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। तो इस प्रकार की राजनीति में राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख के साथ साथ सरकार के प्रमुख के रूप में भी कार्य करता है। दूसरा, इस प्रणाली में राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर सीधे नागरिकों द्वारा किया जाता है। कौन सा कथन इसमें सही है? 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। देखिए पहला गलत है, क्योंकि अर्धराष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और लेकिन जो होता है, लेकिन सरकार का प्रमुख नहीं होता है और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है जो राष्ट्रपति के साथ कार्यकारी शक्ति साझा करता है। और इस प्रणाली में राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर सीधे नागरिक द्वारा होता है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विधेयक के मामले में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद राज्यपाल को अनिवार्य रूप से उन्हें राष्ट्रपति की परामर्श के लिए अर्जित करना पड़ता है? यदि विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति में खतरे में डालता है, यदि विधेयक संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण संबंधित है, यदि विधेयक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधानों के विरुद्ध है, यदि विधेयक देश के व्यापक हित के खिलाफ है। कौन सी चीज में सही सम्मिलित है इसमें से? 1 तो 1 1 4 2 3 या 1 2 3 4। तो पहला तो सही है इसमें, यदि विधेयक राज्य या उच्च न्यायालय की स्थिति खतरे में डालता है। दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, ये नहीं होगा। यदि विधेयक संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण संबंधित है, ये भी नहीं होगा। और ये तीसरा चौथा ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन 1 सही है। बाकी देख लीजिएगा क्या क्या है इसके बारे में। 21 से 21, यह है राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा मंत्रालय अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नोडल एजेंसी है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो यह जनजातीय कार्य मंत्रालय। भारत की संसद संदर्भ में कथन विचार करें। यदि कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब भारत के राष्ट्रपति उस पर सहमति दे देते हैं। कथन 2 है, राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। कौन सा कथन सही है? कथन कारण सही है, कारण कथन व्याख्या करता ही वाला है, मतलब कथन 1 कथन 2। कथन 1 कथन 2 दोनों सही, कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 1 सही, कथन 2 गलत है, कथन गलत है, कारण सही है, मतलब कथन 2 सही है। तो इसका पहला ही है, दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। संविधान और कानून के संरक्षण, सुरक्षा, बचाव की शपथ किसके द्वारा ली जाती है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के प्रधानमंत्री। 1 4 1 2 3 या 1 2 3, कौन सा सही है? 1 4 1 2 3 या 1 2 3, कौन सा सही है? 1 4 1 2 3 या 1 2 3, कौन सा सही है? 1 4 1 2 3 या 1 2 3, कौन सा सही है? 1 4 1 2 3 या 1 2 3, कौन सा सही है? 1 4 1 2 3 या 1 2 3, कौन सा सही है? 1 4 1 2 3 या 1 2 3, कौन सा सही है? 1 4 1 2 3 या 1 2 3, कौन सा सही है? 1 4 1 2 3 या 1 2 3, कौन सा सही है? 1 4 1 2 3 या 1 2 3, कौन सा सही है? 1 4 1 2 3 या 1 2 3, कौन सा सही है? 1 4 1 2 3 या 1 2 3, कौन सा सही है? 1 4 1 2 3 या 1 2 3, कौन सा सही है? 1 4 1 2 3 या 1 2 3, कौ
तो पहला तो सही है, संविधान कानून की संरक्षण और सुरक्षा की शपथ केवल राष्ट्रपति द्वारा ली जाती है ना, राष्ट्रपति द्वारा ली जाती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश और इनके लोग के द्वारा नहीं ली जाती। तो अपनी पद प्राप्ति से पहले राष्ट्रपति को शपथ प्रतिज्ञा लेनी होती है। उन्हें शपथ में लेते हैं पद और ईमानदारी से स्वच्छता, संविधान कानून का संरक्षण, सुरक्षा, बचाव। तो ये पहला ही सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 24। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कथन विचार करें। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए एक उम्मीदवार को डाले गए वैध वोटों में से 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। नए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी देरी की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक कि राष्ट्रपति या उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता। कार्यालय की पारदर्शिता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान एक खुली मत पत्र प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। कौन सा कथन सही है? पहला तो सही है, राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को डाले गए वोट का 50% हासिल करना होता है। नए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी देरी की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक राष्ट्रपति उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता। तो ये गलत है, क्योंकि वर्तमान राष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति के कारण रिक्त हो जाती है, तो कार्यकाल समाप्ति से पहले रिक्ति को भरने के लिए चुनाव आयोजित किया जाता है। किसी भी कारण से नए राष्ट्रपति के चुनाव के संचालन में किसी भी देरी के मामले में जो निवर्तमान राष्ट्रपति होते हैं वही पद पर बने रहते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति। कार्यालय की पारदर्शिता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान खुली मतदान नहीं होती, एकल संगठनीय मतदान प्रणाली होती है। ये गलत है, तो ऑप्शन केवल एक ही सही है। नेक्स्ट है, सरकारी आयोग 1983 में राज्यपाल नियुक्ति प्रक्रिया और भूमिका के संबंध में कुछ सिफारिशें की थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित अनुशंसा पर विचार करें। राज्यपाल ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हाल ही में राजनीति में सक्रिय रहा हो। राज्यपाल का चयन करते समय प्रधानमंत्री को भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श लेना चाहिए। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग में दिशा निर्देश का एक व्यापक सेट तैयार किया जाना चाहिए। उपरोक्त में से कितनी सिफारिशें सरकारी आयोग ने राज्यपाल नियुक्ति एवं भूमिका के संबंध में दी थी? 25 का। तो वो इसमें जो है पहला वो है गलत है। राज्यपाल ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हाल ही में राजनीति में सक्रिय रहा हो। नहीं, सरकारी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से पहले उसे एक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो आमतौर पर विशेष रूप से हाल ही के दिनों में राजनीति में बहुत अधिक हिस्सा नहीं लिया हो। और इसमें है दूसरा सही है। तीसरा देखते हैं, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग के लिए दिशा निर्देश एक व्यापक सेट तैयार किया जाना चाहिए। नहीं, आयोग ने सिफारिश की थी अनुच्छेद 163 तहत निहित राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को छूता छोड़ दिया जाना चाहिए। तो केवल एक ही सही ऑप्शन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान के अनुसार राज्यों को आंतरिक अशांति से बचाना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। क्या सही है? बताइए। जी हाँ, ये तो सही है। कौन से अनुच्छेद में बताइएगा? भारत का संविधान राज्यों को निवारक हिरासत में रखे गए व्यक्ति को कानूनी सलाह प्राप्त करने की छूट देता है। तो प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाता है हिरासत में रखा जाए उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष लाना पड़ता है। जिसे गिरफ्तारी के स्थान पर मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय नहीं होगा और ऐसे किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के अधिकार बिना उस अवधि की हिरासत में नहीं रखा जाता है। ठीक है। आतंकवाद निरोधक जो है कानून 2002 के तहत ये तो सही है। 2 के मुताबिक पुलिस के सामने आरोपी का कबूलनामा सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये गलत है। आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002 की पोटा में कहा गया है कि संहिता 12 या भारतीय सक्षम अधिकार अधिनियम जो है 1872 का, इसमें कुछ भी होने के बावजूद लेकिन इस धारा के प्रावधानों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस के अधिकारों के समक्ष किया गया कबूलनामा इस व्यक्ति के मुकदमे में स्वीकार्य होगा। तो ये गलत है, मतलब स्वीकार होगा, इसमें गलत नहीं होगा दिया है, तो केवल 1 2 सही है। भारत में किसी मंत्री की कानूनी जिम्मेदारी की व्यवस्था के लिए संविधान में क्या प्रावधान, मतलब संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। मंत्री संसद या राज्य विधानमंडल कार्रवाई में स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की अनुमति के बिना मंत्रियों की अदालत में नहीं बुलाया जा सकता। मंत्रियों को राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेशों पर प्रति हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्रियों किसी भी कानूनी पेशे में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया। तो ये सही हो जाएगा। मंत्रियों को राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेशों के प्रति हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कथन विचार करें। कथन पहला है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार के अधीन एक रोजगार है। दूसरा है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
देख लीजिए कथन का अर्थ पुष्टि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहला देख लेते हैं, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का कार्यालय जो है केंद्र सरकार का अधीन एक रोजगार है। गलत है, क्योंकि हरबिंद खुराना जो हरबिंद गोविंद बनाम रघु तिलक एक केस था 1979 में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी राज्य का राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार का अधीन एक रोजगार नहीं है। राज्यपाल का कार्यकाल एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय, तो ये तो गलत हुआ। दूसरा है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये तो बात पता होगा आपको, सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। पहला है, वह संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के बाद व्यक्तियों को राज्य की न्यायिक सेवा से नियुक्त करता है। कौन सा कथन गलत है? 1, 2, 3 या कोई नहीं है? गलत पूछ रहा है भैया। तो वह संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय से न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, क्या सही है? गलत है, क्योंकि संविधान के 217 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद अपने हस्ताक्षर मुहर के तहत एक वारंट के माध्यम से नियुक्त करता है, राष्ट्रपति ना कि राष्ट्रपति। तो ये गलत है। और बाकी वह संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श करने के बाद जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो क्या ये सही है? दूसरा ये सही है। 233 में ये कहा गया है। और ये है, वह राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के बाद व्यक्तियों को राज्य की न्यायिक सेवा से नियुक्त करता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 सही है, बी। नेक्स्ट है तीसरा, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। यह नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित एक वेब आधारित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को सीधे भुगतान के संबंध में सरकार द्वारा किए गए व्यय को ट्रैक करता है। वर्तमान में भारत के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली के लिए के साथ एक एकीकृत है। कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3 या कोई नहीं? तो पहला देखते हैं। पहला गलत है, ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत नहीं आता। ये जो है, ये सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन PFMS एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जिसे वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के लेखा नियंत्रक CGA द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया जाता है। बाकी ये दूसरा सही है और तीसरा भी सही है, तो ऑप्शन में जाएगा बी। जनजातीय कल्याण मंत्रालय के संबंध में कथन विचार कीजिए। कुछ राज्यों में जनजातीय कल्याण के प्रभारी मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था, क्या सही है? क्या आपको लग रहा है सही है? तो ये तो गलत है ना, ऐसा तो नहीं कहा गया था। तो कुछ राज्यों के जनजातीय कल्याण प्रभारी मंत्री की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान संविधान की शुरुआत से ही मौजूद था, न कि 42वें संविधान संशोधन से। अनुसूचित क्षेत्रों वाले सभी राज्यों को आदिवासी कल्याण के लिए एक अलग मंत्रालय बनाना चाहिए, ये भी गलत है। संवैधानिक प्रावधान है और केवल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा राज्यों में ही, सभी अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं है, ये तो ये भी गलत है। तो केवल और केवल ऑप्शन, कोई ऑप्शन सही नहीं है। 32 है, किसी राज्य के राज्यपाल और भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संबंध में विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी सैन्य अदालत द्वारा दी गई सजा को निलंबित कर सकता है, जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति केंद्रीय कानून द्वारा दी गई सजा को कम कर सकता है, जबकि राज्यपाल राज्य द्वारा दी गई कानून सजा को कम कर सकता है। कौन सा कथन सही है? 1, 2, 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2, दोनों बातें सही है। नेक्स्ट है, राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। राज्य मंत्रिपरिषद के वेतन और भत्ते का निर्णय राज्यपाल द्वारा किया जाता है। जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वह अधिकतम 6 माह तक मंत्री रह सकता है। 1 सही, 2, 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो राज्य मंत्रिपरिषद वेतन और भत्ते का निर्णय राज्यपाल द्वारा लिया जाता है, कहीं ऐसा लिखा है? तो ये मंत्रियों के वेतन भत्ते कौन करता है? राज्य विधायिका करती है ना, तो ये तो गलत है। विधायिका विधानमंडल द्वारा होता है ना, तो ये गलत है। और ये जो व्यक्ति विधानमंडल किसी सदन का सदस्य नहीं, वह अधिकतम 6 महीने तक मंत्री बन सकता है, बिल्कुल। तो ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का एक मंत्री अपनी व्यक्तिगत क्षमता में निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद? सिंपल सी बात है, राज्य सरकार का एक मंत्री अपनी व्यक्तिगत क्षमता में निम्नलिखित में से किसके हेतु वह होता है? राज्यपाल के प्रति। 164 में व्यक्तिगत जिम्मेदारी का उदाहरण भी शामिल है ना, इसके अंतर्गत है। नेक्स्ट है 35, जब एक ही व्यक्ति
2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राज्यपाल को देय उपलब्धियां और भत्ते होंगे। इसे संसद द्वारा निर्धारित अनुपात में राज्यों के बीच आवंटित किया जाएगा। इसे संसद और राज्यों के बीच साझा किया जाएगा और जैसा कि गृह मंत्रालय में निर्णय लेता है, इसे राज्यों के बीच उस अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ये 158 3A में कहा गया है। भारत में कैबिनेट समितियों के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कैबिनेट समितियों से संबंधित प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। केवल कैबिनेट मंत्री कैबिनेट समितियों के सदस्य बन सकते हैं। एक सही है, दो सही है, दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। इसमें दोनों गलत है क्योंकि भारतीय संविधान में कैबिनेट समिति प्रावधान उल्लेख किया गया तो नहीं किया गया है। कैबिनेट समितियों का मूल गैर संवैधानिक है, जिसका अर्थ है कि वे संविधान में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं है। केवल कैबिनेट मंत्री कैबिनेट समितियों के सदस्य बन सकते हैं, ये बात भी गलत है। कैबिनेट समितियों में जो है सॉरी, तो कैबिनेट समितियों में आमतौर पर केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। उनकी सदस्यता 3 से 8 सदस्य तक होती है। ठीक है, आमतौर पर केवल कैबिनेट सम्मेलन होते हैं जिनकी सदस्य 3 से 8 होती है। हालांकि गैर कैबिनेट मंत्री भी सदस्य बन सकते हैं, तो गलत है। जनरली तो केवल कैबिनेट होते हैं, लेकिन गैर कैबिनेट भी बन सकते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत का संविधान किसी राज्य के राज्यपाल को कोई विवेकाधीन शक्तियां प्रदान नहीं करता है। भविष्य में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किसी राज्य के राज्यपाल के लिए मंत्रिपरिषद सलाह को बाध्यकारी बना दिया गया। कौन सा कथन सही है? एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। दोनों ही बातें सही है भाई। और भारत में प्रधानमंत्री की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। तो पहला, वह सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है। प्रधानमंत्री लोगों द्वारा थोड़ी ना चुना जाता, तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है ना, है कि नहीं? तो ये गलत हो जाएगा। अरे प्रधानमंत्री हम थोड़ी ना चुनते हैं, मंत्रियों को चुनते हैं, बाकी वो लोग मिलकर अपने प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं ना। भारत के संविधान के अनुसार वह 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए कार्य करता है। देखिए, प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है, वो अपने जो उनका संसदीय पीरियड होता है, जब तक लोकसभा का रहता है तब तक रहते हैं। ठीक है, उनको तो हटाया भी जा सकता है। और तीसरा है, अध्यक्ष मंत्रिपरिषद को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो प्रधानमंत्री कौन शपथ दिलाता है? बताइए, पता है आपको? किसी को पता है प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। तो ये भी तो गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, एक मिनट, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं ना प्रधानमंत्री को शपथ। स्पीकर कब से दिलाने लगा? तो गलत हो गया ना। तो केवल और केवल कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार कीजिए। किसके बारे में? किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए भारत के संविधान में उपलब्ध कितनी योग्यताएं के रूप में होना चाहिए? उसकी उम्र 30 वर्ष साल से कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए ना। और क्या है, लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए वह योग्य होना चाहिए। सही है। कोई लाभ का पदधारण नहीं करना चाहिए, भी सही है। और उस राज्य की सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य होना चाहिए। तो राज्यसभा में जरूरी थोड़ी ना है, तो ये है गलत। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति को लोकसभा के सदस्य के रूप में भी चुने जाने के योग्य होना चाहिए, ना कि राज्यसभा के। तो ये हो जाएगा केवल और केवल 3 सही है ना, तो ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 40, राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में है ये कथन। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसे प्रख्यापित प्रोमोगुलेटेड नहीं किया जा सकता जब केवल एक सदन सत्र में ना हो। राष्ट्रपति की संतुष्टि दुर्भावनापूर्ण होने पर उस पर सवाल उठाया जा सकता है। विधेयकों को पारित कराने के लिए भी प्रयास के बिना एक ही अध्यादेश को बार बार जारी करना संविधान का उल्लंघन है। अध्यादेश के माध्यम से संविधान संशोधन किया जा सकता है। कितने कथन सही है? 1 2 3 या 4? तो पहला तो गलत है।
क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। वह अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो और जब संसद दोनों सदनों में कोई भी सत्र ना हो और एक ठीक है, इसे प्रख्यापित किया जा सकता है केवल तो भाई नहीं है। राष्ट्रपति की संतुष्टि दुर्भावनापूर्ण होने पर सवाल उठाया जा सकता है, बिल्कुल उठाया जा सकता है। और विधेयक को पारित कराने के लिए प्रयास के बिना अध्यादेश को बार-बार जारी करना संविधान का उल्लंघन है, तो ये भी सही है। और अध्यादेश के माध्यम से संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है, ये गलत है क्योंकि किसी भी अन्य कानून की तरह अध्यादेश पूर्वव्यापी हो सकता है और संसद के किसी भी अधिनियम को संशोधित या निरस्त करता सकता है। हालांकि संविधान संशोधन के लिए जारी नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है, केवल 2 सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। भारत के संविधान में प्रावधान है कि सभी कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के मौजूदा सदस्य होंगे। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशन में कार्य करता है। कौन सा कथन सही है? एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो, तो दोनों गलत है। इसमें पहला गलत है क्योंकि भारत में कैबिनेट मंत्री पर नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं और किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो सकते हैं। जब यदि कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, कोई कैबिनेट पर नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें उनकी नियुक्ति की तारीख 6 महीने के भीतर लोकसभा या राज्यसभा में एक के लिए निर्वाचित होना आवश्यक है। और ये दूसरा गलत है क्योंकि कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशन पर कार्य नहीं करता है। वह कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट है 42। किसी किसी राज्य के राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर क्वालिफाइड वीटो की शक्ति होती है। क्या सही है? ये तो गलत है भाई, क्वालिफाइड वीटो की शक्ति नहीं होती है। तो क्या होता है क्वालिफाइड वीटो? तो एक प्रकार का विधेयक होता है जिसमें बहुमत के वोट द्वारा ओवरराइड किया जाता है और हालांकि ना तो किसी राज्य के राज्यपाल और ना ही भारत के राष्ट्रपति के पास इस प्रकार की वीटो है, केवल अमेरिका वालों के पास है, अमेरिका के राष्ट्रपति। तो ये गलत है। और दूसरा, भारत का संविधान राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर कार्य करने के लिए कोई समय सीमा प्रदान नहीं करता, बिल्कुल सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा, सीधा ऑप्शन मिलेगा ये। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में कथन विचार कीजिए। राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। और दूसरा है, आपातकाल उद्घोषणा को जारी करने के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय आपातकाल को हर 6 महीने के बाद संसद की मंजूरी से निश्चित काल तक जारी रखा जा सकता है। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा को केवल संसद की मंजूरी से ही रद्द कर सकता है। कौन सा सही है? तो पहला तो सही है, बाह्य आक्रमण 352 के तहत तो कर ही सकता है भाई। और दूसरा गलत है, आपातकाल घोषणा जारी होने के 2 महीने के भीतर संसद दोनों सदनों का अनुमोदन की आवश्यकता है, तो गलत है क्योंकि 1978 में संविधान संशोधन द्वारा संसद दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की मंजूरी की अवधि 1 महीने से 2 महीने 1 महीने कर दी गई थी, ना कि 2 महीने ना, ये 1 महीने हो गई थी। और राष्ट्रीय आपातकाल को हर 6 महीने के बाद राष्ट्रीय मंजूरी से अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, तो ये सही है। और चौथा है, चौथा गलत है क्योंकि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा को केवल संसद की मंजूरी से ही रद्द कर सकता है, नहीं। तो भारत का राष्ट्रपति संसद की मंजूरी के बिना भी घोषणा द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को रद्द कर सकता है, तो केवल और केवल इसमें कितने सही हैं? पहला सही है और दूसरा सही, 2 सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 44। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विधेयक के मामले में राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का उपयोग नहीं कर सकता? जब राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को संसद में वापस भेजा जाता है तो उसे संसद द्वारा फिर से परिवर्तन के साथ बिना पारित किया जाता है और फिर वह राष्ट्रपति की समझ प्रस्तुत किया जाता है। या दूसरा, जब राष्ट्रपति समझ प्रस्तुत किया जाता है विधेयक धन विधेयक होता है। या तीसरा, जब कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास विचार हेतु आता है। या चौथा है, जब राज्य के साधारण विधेयक राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित किए जाते हैं। 1 2 3 सही है, 1 2 4 सही है, 1 3 4 सही है, 1 2 सही है। 44वां, तो ये पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन राज्य के साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित किए जाते हैं, तब नहीं होता ऐसा, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 इज राइट। 45 से किसी राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। दूसरा है, किसी राज्य में मुख्य सचिव एक निश्चित कार्यकाल होता है। कौन सा कथन सही है? 1 2 दोनों, ना तो एक ना तो दो।
इसमें जो हो जाएगा दोनों गलत है, दोनों गलत है भाई, क्योंकि राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। और दूसरा, किसी राज्य में मुख्य सचिव का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। हालांकि केंद्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव और गृह सचिव, राज्य सचिव, विदेश सचिव के साथ रा और आईबी के 2 साल का कार्यकाल सुनिश्चित है। दोनों गलत है, ऑप्शन डी। 46 है, भारत में वित्तीय आपातकाल के संबंध में विचार कीजिए। वित्तीय आपातकाल जारी करने के लिए बार-बार संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहीं है। आज़ादी के बाद से भारत में केवल एक बार 1991 में भुगतान संतुलन के दौरान घोषित किया गया, तो आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। और पहला देखते हैं, पहला क्या सही है? तो पहला सही है भाई, वित्तीय आपातकाल जारी करने के लिए बार-बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है 47, भारतीय राजनीति के बारे में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। भारत प्रधानमंत्री को सरकार का लिंचपिन कहा जाता है। भारत प्रधानमंत्री एक और मंत्रिपरिषद, दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। कथन का एक सही है, कथन 2 भी सही है, कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट है 48, भारत में वित्तीय आपातकाल के प्रभाव के संबंध में कथन पर विचार कौन सा सही नहीं है? वित्तीय आपातकाल लागू होने पर संविधान के भाग 3 के तहत सभी मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। वित्तीय आपातकाल के तहत राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों न्यायाधीशों के वेतन भत्ते कम कर सकते हैं, बिल्कुल। और वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार राज्यों के वित्तीय मामले पर पूर्ण अधिकार रखती है, ये भी सही है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य सरकारें कोई नया धन विधेयक या वित्तीय विधेयक पारित नहीं कर सकती, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य सरकार धन विधेयक और वित्तीय विधेयक पारित कर सकती है, लेकिन ऐसे किसी विधेयक को राज्य विधायिका द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। तो ये डी गलत ही पूछा है, तो गलत डी है। 49 है, राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दूसरा है, यदि आपातकाल की घोषणा लागू होती है तो राष्ट्रपति किसी भी मौलिक अधिकार के प्रबंधन के लिए किसी भी अदालत में जाने के लिए के अधिकार को निलंबित करने का आदेश दे सकते हैं। एक सही है, 2 सही है, दोनों, ना तो 1 ना तो 2। पहला तो सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 359 में कहा गया कि जहां राज्य आपातकाल की घोषणा लागू हो, राष्ट्रपति आदेश द्वारा घोषणा कर सकते हैं कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी भी अदालत में जाने का अधिकार, जैसा कि आदेश में उल्लिखित किया गया है, 20-21 को छोड़कर निलंबित रहेगा, है ना। तो ये हो जाएगा किसी भी अदालत, ठीक है, 20-21 को छोड़ के, तो ये हो जाएगा ए। लास्ट क्वेश्चन है 50, उत्तर पूर्वी परिषद के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। यह प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासनिक दायरे के तहत एक कार्यकारी निकाय है। उत्तर पूर्वी परिषद के अध्यक्ष को नामित करता है राष्ट्रपति, और परिषद केवल एक सलाह निकाय है जो क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के लिए धन आवंटित नहीं कर सकती। कौन सा कथन सही है इसमें? इसमें सब गलत है। पहला गलत है क्योंकि उत्तर पूर्वी परिषद जो है विकास मंत्रालय पीएमओ के अंतर्गत नहीं आते हैं, एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, 1971 के तहत गठित हुआ था। दूसरा गलत है, राष्ट्रपति नहीं होते हैं। उत्तर पूर्वी अधिनियम 2002 में संसद द्वारा संशोधित किया गया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम राज्य युक्त क्षेत्र है जो परिषद में घटक राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 की धारा 3 के तहत ये लोग आते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नामित 3 सदस्य शामिल होते हैं इसमें, ये गलत है। परिषद केवल सलाहकार निकाय और क्षेत्र विकास परियोजनाओं के धन आवंटित नहीं कर सकता, तो ये गलत कर सकता है, तो ये डी हो जाएगा ऑप्शन। तो ठीक है, पूरा 50 क्वेश्चन हो गया। आपके कितने मार्क्स आए ये कमेंट बॉक्स बताइएगा। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय